सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में से सलामती के साथ बाहर आए तो उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी कौम को दीन की दावत दी, मगर वो कौम जो थी ना वो गुमराह की गुमराह रही और कह लें कि अपनी हट धर्मी की वजह से ईमान नहीं ला सकी। अच्छा, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को दीन की तबलीग करते देखा तो नमरूद ने कहा कि ए इब्राहीम, मैं तुम्हें भी कत्ल करूँगा और तुम्हारे खुदा को। जाओ अपने खुदा से कहो कि वो अपनी फ़ौज लेकर आए और मैं अपनी फ़ौज लेकर आता हूँ। अभी मालूम हो जाएगा सबसे बड़ा खुदा कौन है। जिस पर अल्लाह ताला को उसकी ये गुस्ताखी पसंद ना आई और अल्लाह ताला ने उस कौम पर मच्छरों का अजाब भेजा। मच्छरों की कसीर तादाद का हाल ये था, ज़रा सुनिएगा, कि उनकी कसरत से जो सूरज है ना वो छुप जाता था और ज़मीन पर धूप नहीं आती थी और मच्छरों ने उनका खून चूस लिया, गोश्त चाट लिए, सिवाय नमरूद के बाकी सब की हड्डियाँ ही बाकी रह गईं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे नमरूद का क्या? वो नमरूद देखता था मगर कुछ कर नहीं सकता था, इतनी बेबसी। फिर एक मच्छर उसकी नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और कई साल तक उसका मगज़ काटता रहा। जब मच्छर उसको काटता तो अपने सर पर ज़ोर से एक थप्पड़ मारता जिससे उसको सुकून मिलता, लेकिन मुसलसल थप्पड़ मारते मारते उसके हाथों में दर्द हो जाता, जिसकी वजह से नमरूद ने खादिमों को हुक्म दिया कि वो उसके सर पर थप्पड़ मारें और खादम भी उसके सर पर थप्पड़ मारते लेकिन उनके हाथों में दर्द हो जाता। लिहाजा उन्होंने उसके सर पर जूते मारना शुरू कर दिए। यानी वो थी नमरूद की औकात कि उसके सर पर जूते मारे जाते थे, जूते खाकर उसको आराम मिलता था। लिहाजा अब नमरूद के दरबार का अदब ये था कि जो भी दरबार में आता वो पहले नमरूद के सर पर जूते मारता, फिर कोई और बात करता। यानी ये औकात थी नमरूद की। इस तरह वो जालिम जूते खाकर अपने अंजाम को पहुंचा और उसको ज़िल्लत की मौत मरना नसीब हुआ। इतनी ज़िल्लत की मौत सोचिए। और इस किस्से से आपको क्या पैगाम मिलता है? हम सबको ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला बातिल परस्तों और गुरूर करने वालों को मामूली सी चीज़ों से अंजाम तक पहुंचा देता है। बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब कुदरत गिरफ्त करने पर आती है तो जालिम को मट्टी का ढेर बनाकर रख देती है। जैसे अमेरिका का गुरूर अफ़गानिस्तान के मैदानों में मट्टी का ढेर साबित हुआ, ऐसा ही है ना। अमेरिका को इस बात का बड़ा खुमार था कि वो दुनिया की सुपर पावर है और उसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन फ़ौज है, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि तादाद में कम होने के बावजूद जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने अमेरिका की सुपर ताकत का पोल खोलकर सबके सामने रख दिया। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तो कहता है, लेकिन अगर इसका दावा दुरुस्त होता तो यकीनी तौर पर इसको अफ़गानिस्तान से इस तरह इतना ज़लील होकर इतनी ज़िल्लत के साथ ना निकलना पड़ता और ना ही 20 साल तक इतनी तवील जंग करना पड़ती। लेकिन वो कहते हैं ना कि गरूर का सर तो हमेशा नीचा ही होता है। जो दूसरों को कुछ ना समझे, फिर कुदरत ऐसी मगरूर सोच रखने वाले को निशाने इबरत बना देती है। अमेरिका खुद को दुनिया का मालिक समझता रहा। वो कहते हैं ना कि तुम यहाँ के चौधरी लगे हुए हो, बिल्कुल दुनिया का चौधरी बना फिरता था, दुनिया का मालिक समझता रहा खुद को, सुपर पावर, सबसे बड़ी ताकत। उसने ईरान पर न्यूक्लियर ताकत बनने के इल्ज़ाम में पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। इसी तरह अमेरिका की जो राल है ना वो इराक में तेल के कुएँ देखकर टपकती रही। इस बहाने उसने यहाँ भी जंग छेड़ी। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने वाला था तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी भरपूर अंदाज में दबाव डाला कि पाकिस्तान एटमी धमाके करने से बाज रहे, वरना इससे भी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का दबाव मानने से इनकार कर दिया, वरना आज हमारा भी जो एटमी प्रोग्राम है वो हाईजैक हो चुका होता। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि अमेरिका ने अपनी ताकत के बल पर दुनिया भर में इंसानी हुकूक की ना सिर्फ पामाली की बल्कि जुल्म की इंतहा भी की। और एक वक्त था जब अमेरिका के खौफ के आगे कोई कमज़ोर मुल्क बात करने का हौसला या हिम्मत तक नहीं रखता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जो जुल्म की हदें हैं वो महदूद होती चली गई और होना था ऐसा होना था। और अब नाम नेहाद अमेरिका जैसे सुपर पावर अफ़गानिस्तान से भागने पर मजबूर हो गए, इतनी ज़िल्लत के साथ वो भी। अच्छा, अफ़गानिस्तान ने ग़ुलामी की जो जंजीर है वो तोड़ दी और ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी ताकत को टक्कर दी जा सकती है।
ये जो इरादे होते हैं ना मजबूत, वो बड़ी से बड़ी ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, याद रखिएगा। अब असल मायनों में अफ़गानिस्तान में जो जंग है ना, वो कहते हैं ना कि दी एंड हो चुकी है, और अमरीकी फ़ौज की जो गेम है ओवर हो चुकी है, गेम ओवर। क्योंकि अब अमरीकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान से जो अपना इनखला है वो मुकम्मल कर लिया, और बिल आखिर 20 साल से जारी, 20 साल मजाक नहीं होते, 20 साल से जारी ये जो जंग है इसका खात्मा हो गया। अच्छा, अफ़गानिस्तान जो है वह बैरूनी जो कुव्वतों से हम ये भी कह सकते हैं कि आज़ाद हो चुका है, और अब ये जो रॉकेट हमले हैं उससे जो गूंजती फ़ज़ाएँ हैं वो सुनने को नहीं मिलेंगी। आसमान से अमरीकी तैयारे आग बरसाते नज़र नहीं आएंगे, और अमरीका के अफ़गानिस्तान से रुखसत होने से अब अफ़गानिस्तान ने यकीनन एक जो अमन की आप कह सकते हैं कि उम्मीद वो जागी है, और इस उम्मीद के दिए को बुझने ना देना अब किसकी जिम्मेदारी है? अफ़गान तालिबान की। अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर की नज़रें अफ़गान तालिबान पर लग चुकी हैं कि वो अब सारी सूरत हाल को किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि अमरीका बहुत ही ज़िल्लत में इस तरीके से रुखसत हुआ है। अच्छा, जब कभी मेहमान घर आता है तो क्या होता है जी, बड़ी उसकी खातिर मदारत की जाती है, उसको इज़्ज़त के साथ घर के दरवाजे के बाहर तक आकर रुखसत किया जाता है, उसको अच्छा सा खाना खिलाया जाता है, फिर दरवाजे के बाहर जाकर उसको रुखसत किया जाता है। लेकिन अमेरिका तो पहली बात तो कि अफ़गानिस्तान में बिन बुलाया मेहमान था, किसने बुलाया था इन्हें, और मेहमान भी ऐसा कि जो अपने ही मेज़बान को आंखें दिखाता रहा। तो नतीजा यही निकला ना जो निकलना था, नतीजा ये निकला कि अमेरिका जैसे मेहमान को अफ़गान तालिबान ने जूते मारकर ज़बरदस्ती घर से धक्के देकर निकाल बाहर किया। और ये सच है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका का ज़वाल शुरू हो गया, अफ़गानिस्तान से अमेरिका का ज़वाल शुरू हो गया। लेकिन ये बात अभी अमेरिकी सदर जो बाइडन को मेरे ख्याल से समझ नहीं आई है, क्योंकि उनका तकब्बुर वाला कह लें या वो जो हाकिमाना अंदाज़ है वो बरकरार रहा है। इसलिए वो कहते रहे कि अमेरिका जंग नहीं हारा। देखिएगा ज़रा क्या कहते हैं। अच्छा, कि जो बाइडन को ये बताया भी जाता रहा कि आप जो जंग है ना वो हार चुके हैं, लेकिन जो बाइडन को तो कह लें कि अपनी अफ़गान फोर्सेस पर इतना मान, इसी वजह से अमेरिकी सदर हवाओं में उड़ते रहे और यही कहते रहे कि जी अमेरिका ने अफ़गानी फ़ौजियों की तरबियत की है और उनके पास जो असला है वो जदीद तरीन असला है, इसलिए उन्हें शिकस्त तो हो ही नहीं सकती, हार का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो क्योंकि अमेरिकी फ़ौजी ताकत के आगे इनके जो दुश्मन है ना वो कोई हैसियत ही नहीं रखते। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये समझते हैं कि दरअसल अफ़गान फोर्सेस बुज़दिल नहीं थी, उन्होंने खुद हथियार इसलिए डाले क्योंकि वो करप्ट अफ़गान हुकूमत के इशारों पर चलना नहीं चाहती थी। जबकि कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका से ज़्यादा शायद भारत ने अफ़गान फोर्सेस की तरबियत की थी, इसलिए अफ़गान फोर्सेस तबाही की तरफ चली गई। अच्छा, अफ़गान फोर्सेस शिकस्त की जो बड़ी वजह है ना वो यही बनी है। अब आप ज़रा देखें नाज़रीन कि अफ़गान फोर्सेस की तरबियत किसने की? उस भारत ने अफ़गान फोर्सेस की तरबियत की जिसके अपने फ़ौजी भूख से मरते रहे। उस भारतीय फ़ौज का तरबियत का आलम ये देखिए आप कि अभिनंदन, मतलब अभिनंदन जैसा कार्टून टाइप अभिनंदन जिस मकसद के लिए भेजा जाता है वो उसमें नाकाम और नामुराद रहता है। यानी जिस भारतीय फ़ौज की अपनी तरबियत होने वाली हो, मतलब खुद उन्हें तरबियत की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। अब इनकी अपनी तरबियत होने वाली हो भारतीय फ़ौज की, वो वाला दूसरों की तरबियत कैसे कर सकती थी? और अब यही वजह थी ना कि अफ़गान फोर्सेस ने भारत से तरबियत ली और फिर बुरे तरीके से नाकाम ही होना था ना, हुए। और अमेरिका इस तरबियत पर गुरूर करता रहा, बड़ा तकब्बुर करता रहा, बड़ा मान करता रहा, और भारत ने भी शायद अमेरिका को अंधेरे में रखा। और अमेरिका को हकीकत तब जाके पता चली, हकीकत का तब इल्म हुआ जब अफ़गान फोर्सेस ने तालिबान के आगे हथियार डाल दिए। फिर इन्हें पता चला कि अच्छा ये थी औकात। अब रही बात जदीद असले की, तो अमेरिका ने बड़े कहते हैं सियानेपन का मुजाहरा करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, और अपने साथ लाए गए जो हथियार हैं उनको या तो वापस ले गया या जो हथियार ले जा नहीं सका वो उसने तबाह कर दिए कि कहीं ये हथियार तालिबान के हाथ ना लग जाएं। लेकिन अमेरिका ने यही जदीद हथियार चूँकि अफ़गान फोर्सेस को दिए थे, लेकिन अफ़गान फोर्सेस के हथियार डालने के बाद अब ये जदीद असलहा भी अफ़गान तालिबान के हाथ लग चुका है। अच्छा, जो बाइडन की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस अफ़गान फोर्सेस से जुड़ी हुई थी, उसका भांडा बैनुल-अक़वामी जरीदे रॉयटर्स ने ऐसे फोड़ा, ज़रा सुनिएगा। और अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है कि जी जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तादाद 3,20,000 तो बताई जाती है, ये वो तादाद जो बताई जाती है, लेकिन इनमें से हज़ारों की तादाद में जाली फ़ौजी भर्ती हुए, यानी जिनके ज़रिए से तनख्वाहें वसूल तो की जाती थी, लेकिन
ये जो अफगानी फ़ौजी थे ना, इनका सिरे से कोई वजूद तक ही नहीं था। ज़रा सोचिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे वालिदैन अपने बच्चों पर बड़ा ख़र्चा करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं और उनको मुश्किल से बड़ा करते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा निकल आता है जो अपने ऊपर होने वाली सारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको ज़ाया कर देता है। ठीक वैसी मिसाल अफ़गान फोर्सेस की है, जिस पर अमेरिका ने खूब, यानी अमेरिका बड़ा अब्बा जी बना हुआ था, उनका बच्चा समझ कर उन पर पैसे लगा रहा था, अच्छे खासे डॉलर लगाए, और फिर क्या हुआ, अफ़गान फोर्सेस ने डॉलर जो हैं हलाल नहीं किए, ज़ाया कर दिए, डुबो दिए। और अब यही वजह है कि अमेरिका की जो सारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस हैं, जब एक एक करके टूटना शुरू हो गई और टूट गई, तो फिर उसने मायूस होकर वापसी का रास्ता ले लिया। यानी कहते ना कि लौट कर बुद्धू घर को आ गए, और बड़ा ही ज़लील होकर लौटे, बड़ी ज़िल्लत। अच्छा जी, ये अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला, इस पर क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा टीम। जब तालिबान ने मैदान मार लिया है, क्योंकि अमेरिका का आखिरी फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से कल्टी खा चुका है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के जवाब में अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई के 20 बरस मुकम्मल होने से चंद रोज़ पहले आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से रवाना हो गया, जिसके बाद काबुल की जो गलियाँ हैं वो खुशी में की गई, कह लें कि हवाई फायरिंग से गूंज उठी और खुशी के शादियाने बजाए गए। अफ़गानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। और कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ ने कहा है कि आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी काबुल से जा चुके हैं और हमारे मुल्क ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली। अच्छा, अमरीका के इस कब्ज़े ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार से दूर रखा, लेकिन इसके बावजूद अमरीका को इस जंग में बेपनाह नुकसान हुआ। अमरीका की इतनी बड़ी फ़ौज ने शिकस्त का मुँह देखा और जंग का इख्तिताम ऐसे हो रहा है कि अस्करियत पसंद 1996 से 2001 तक के अपने जो साबिका दौरे हुक्मरानी, उससे ज़्यादा मुल्क पर गलबा हासिल कर चुके हैं। अब अमेरिका और इसके इत्तेहादी गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान एक वसी मगर कह लें कि अफरा तफरी वाली एयरलिफ्ट के ज़रिए काबुल से 1,22,000 से ज़ायद अफराद को निकालने में कामयाब रहे। अच्छा, पेंटागन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जी अलकायदा के 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका की शुरू की गई जो जंग है, उसके 20 बरसों में पहली मरतबा अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का कोई एक रुकन भी मौजूद नहीं है। और अमेरिका ने इनकलाब मुकम्मल करने के बाद शिकस्ता दिल के साथ ही, यकीनी तौर पर शिकस्ता दिल के साथ ये बोला कि जी इस रवानगी से बहुत से दिल टूटे, बहुत दिल गमगीन है। हालांकि यही अमेरिका शुरू में जब अफ़गानिस्तान की जंग में कूदा था, याद करें, तो उसने शुरू तालिबान और अलकायदा का सफाया करने का ऐलान किया था, याद है आपको? क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा टीम। अब इस पर मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए ना कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान को छोड़ जाने के बाद अफ़गानिस्तान के लिए जो अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद, इन्होंने क्या कहा है कि जी तालिबान को अफ़गानिस्तान को महफूज खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ ले जाने के बहुत बड़े इम्तिहान का सामना है। और इनका ये कहना है कि जी अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी जंग है वो ख़त्म हो चुकी है और इनके मुताबिक बहादुर अमरीकी फ़ौजियों ने इम्तियाज़ और कुर्बानी के जज्बे से बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं और अमरीकी इनखला के बाद अब अफ़गानों के लिए फ़ैसले का लम्हा है। और साथ ये भी समझते हैं कि जी अफ़गानिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो अफ़गानों के हाथ में है और अफ़गान अवाम मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ अपना जो रास्ता है वो मुंतखब करेंगे। अच्छा, इन्होंने अफ़गानिस्तान में जंग के ख़ात्मे के ऐलान के साथ ये भी बता दिया कि जी आया अमेरिका इस जंग में हारा है या जीता है, ये बता देते, क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तो ये कहा था ना कि अमेरिका ने अफ़गान तालिबान का सफाया कर दिया है। अगर सच में ऐसा था तो फिर 20 साल अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में कर क्या रहे थे? और अमेरिका दरअसल बहुत पहले ही ये जो बात है ना, ये अच्छे तरीके से समझ चुका था कि अफ़गानिस्तान में इसने जंग छेड़ तो ली है, लेकिन ये जंग इतनी भी आसान नहीं है, एनी भी आसान गल नहीं सी। फिर भी अमेरिका ने अपनी अवाम को, कह लें दुनिया को, बड़े धोखे में रखने के लिए एक फ़तह का राग अलापना शुरू कर दिया। और फिर साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश भी दावा करते रहे कि उन्होंने तालिबान का सफाया कर दिया है और तालिबान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और तालिबान की कमर टूट गई है। लेकिन फिर ये मनाजिर देखने में आए जब तालिबान अफ़गानिस्तान के सदारती महल पर काबिज़ हो गए और अमेरिका ने जो बड़े बड़े बोल बोले और अब वही बोल इनके आगे आ गए, अमेरिका के आगे आ गए। अच्छा, जो ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान को ख़त्म करने का ऐलान करते नहीं थकते थे, वो भी बिलाखिर इन्हीं अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करने पर लग गए और ये ज़ुल्म है। अब पूरा अफ़गानिस्तान अफ़गान तालिबान को सौंप आए और अब इन्हीं अफ़गान तालिबान पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गए हैं, जिनके खिलाफ अमेरिका ने 2 दहाइयों तक
जंगी महाज सजाया था। अब अमरीकियों की तरह हर कोई अफगान तालिबान से उम्मीद जोड़कर बैठे मन कायम करेंगे। अरे शायद अफरीदी साहब ने भी कुछ कहा इस हवाले से, उनका क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अरे सुना आपने, शायद अफरीदी साहब इजहार ख्याल करे थे, इस हवाले से अपनी राय का इजहार करे थे। अच्छा, इस बात में वैसे कोई शक नहीं है कि जो तालिबान का अंदाज़ है वो पहले से कहीं ज़्यादा बदला हुआ है, बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आ रही है उनके रवैये में। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। इतनी लंबी जिद्दोजहद थी, कोई 1-2 साल की बात तो है नहीं, इतने सालों की जिद्दोजहद, और यकीनी तौर पे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और अच्छा और बड़ा इंसान वही होता है अपनी गलतियों से सीखे, अपनी कोताहियों से सीखे, अपने फ्लॉस को फिक्स करने की कोशिश करे। और अब यकीनी तौर पे बहुत से लोग जो सही राय देते हैं, जो सच्ची बात करना पसंद करते हैं, जो हकीकत को पसंद करते हैं, उनको तालिबान का जो बदला हुआ रवैया है वो नज़र आ रहा है। इसमें जो मुस्बत तब्दीली है, पॉजिटिव चेंजेस है, वो भी नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि ख़वातीन के हवाले से जिनकी पॉलिसी है, जिस तरह नरम रवैया रखा गया बहुत सी चीज़ों में, वो भी नज़र आ रहा है। और अमन के ख्वाहिशमंद हैं, अमन के ख्वाहां हैं, इसके साथ साथ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये भी सबको नज़र आ रहा है। बहरहाल तनकीद करने वाले लोग तो अभी भी बहुत होंगे, लेकिन जो हकीकत पसंद हैं, जो सच्ची बात पसंद करते हैं, सच्ची बात कहना पसंद करते हैं, वो ये बात मान रहे हैं मिनुआन के हाँ तालिबान के रवैये में बहुत तब्दीली है। और तालिबान का रवैया जो है ना बहुत हौसला अफजा है, क्योंकि जो ख्याल किया जा रहा था ना कि जी तालिबान के आने से शायद अफ़गानिस्तान पर बड़े जुल्म और जबर के पहाड़ टूट जाएंगे और अफ़गानियों के जो हुकूक हैं वो शायद छीन लिए जाएंगे, ऐसी बातें की जाती थी। लेकिन हालात देखने में आ रहा है कि इसकी बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। और तालिबान ने आते साथ ही ये जो आम माफ़ी का ऐलान किया, फिर ख़वातीन को काम करने की इजाज़त दे देना, ये इससे ज़्यादा क्या उनके रवैये में तब्दीली, और बड़ी पॉजिटिव तब्दीली कि उन्होंने ख़वातीन को काम करने की इजाज़त देने का ऐलान किया। फिर तालिबान के अंदर की तब्दीली देखते हुए अभी ये शाहिद खान अफरीदी साहब का जो हमने क्लिप चलाया था, वो भी ये बात कह रहे हैं, बल्कि इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि तालिबान, उनको लगता है, उनको यकीन है कि तालिबान अमन कायम करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी यही बात करते हैं, उनको भी बड़ा यकीन है इस बात पे कि अफ़गानिस्तान में बनने वाली जो हुकूमत है वो अमन का पैगाम ही देगी प्रैक्टिकली, और खैर ही बांटेगी। क्योंकि अफ़गानिस्तान समेत इस खित्ते ने बहुत बहुत मुश्किल हालात देखे, बहुत खाना जंगी देख ली है, लेकिन अब ये जो घुटन ज़दा माहौल है ना जंग का, अब शायद ऐसे नहीं चलेगा। और ये बात मेरे ख्याल से अमेरिका को भी समझ आ चुकी है, और अगर नहीं आई तो अब इनको समझ जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत वक्त भी ज़ाया किया, बहुत पैसा भी ज़ाया किया, और अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची जलसे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था कि जाली हुक्मरानों ने 3 साल में पाकिस्तानी रियासत को गैर महफूज बना दी है। आज दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान पीछे धकेल दिया गया है। मौलाना साहब ने यह भी कहा कि अब जलसे भी होंगे और रोड कारवां भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मौलाना साहब ने जलसे में लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों उठो और इनकलाब लाओ, इनकलाब के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ जो हिकमत अमली है वो क्या होगी, और पीपल्स पार्टी के बगैर क्या पीडीएम की जो अपोजिशन है वो मौसर साबित होगी, अगर हो तक होगी? ये वो सवाल हैं जो तमाम जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। जवाब तलाश करने के लिए मेरे से 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पीडीएम के तर्जुमान और JUIFA के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नज़ीर लगारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने कहा है कि जी पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो उम्मीद है कि पहले इस्तीफे देंगे पीडीएम वाले दोस्त। और साथ में बिलावल ने पीडीएम पर तनकीद करते हुए कहा है कि कराची जलसे में अगर ख़वातीन को आने की इजाज़त देते तो ज़्यादा कामयाब होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन से शुरू करूँगा। देखिए, आप अंदरूनी सिंध में देखिए ख़वातीन के साथ वो कौन सा जुल्म है जो नहीं हो रहा। वडेरों के हाथों, जागीरदारों के हाथों, ज़मींदारों के हाथों और बदमाशों के हाथों। आप अंदरूनी सिंध, शायद आपको इल्म होगा, नज़ीर लगारी साहब तशरीफ़ फरमाए, आप उनकी हालत देखिए, आप तरपार कर जाके देखिए, सैकड़ों बच्चे मर गए और मौत के मुंह में धकेल दिए गए। उसमें वो बेहतरी न ला सके। और जमीयत उलमा इस्लाम को या पीडीएम को ये कहना या मौलाना साहब को ये ताना देना कि उन्होंने
जलसे में ख़वातीन को इजाज़त नहीं दी। एक तो हकीकत से चशम पोशी है। मेरा ख़्याल ये था कि बिलावल की सियासत दिगर सियासतदानों से कुछ अलहदा होगी, मगर ये तो उनसे भी 10 कदम आगे है चशम पोशी में हक़ायक़ पर। आप मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब PDM का इजलास हुआ, मौलाना साहब से सवाल किया गया, मैं ख़ुद वहाँ खड़ा था, कि शनीद ये है कि PDM की इजलास में जलसे में जो 29 को मज़ार कायद के साये तले हो रहा है, इसमें ख़वातीन को शिरकत की इजाज़त नहीं है। तो मौलाना साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल ख़वातीन आ सकती है, ओपन है, जितनी भी ख़वातीन आ सकती है, जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो उनको कुल्ली इजाज़त है। लिहाजा मेरे ख़्याल में ये खिलाफ वाक़या है। बिलावल जैसे ज़िम्मेदार शख्स, पार्टी के चेयरमैन, उनको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि PDM का जो जलसा कराची में हुआ, ये तासुर था कि PDM का जलसा बिलखुसूस कराची में ये माजी की जलसे से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि माजी में जलसा पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में थी। हालांकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर ये जलसा मैं नहीं कहता, आप अपने रिपोर्टर से पूछिए, मीडिया से पूछिए, ये जलसा उस जलसे से दुगना नहीं से गुना बड़ा था। लिहाजा आवाम की इतनी शिरकत थी, उन इश्यूज़ पर बात हुई जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आवाम से था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की ना होने की वजह से कराची में जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि मेरी हुकूमत है, सिंध मेरी है, उसमें इतना अजीम शान इज्तिमा और जलसा, ये बात इस बात का सबूत है कि PDM पीपल्स पार्टी के बग़ैर भी परवाज़ कर सकती है। ये हक़ ये मीडिया ने भी तस्लीम किया, सियासी पार्टियों ने भी तस्लीम किया, कौम ने भी तस्लीम किया, और हुकूमत की चीखें भी बता रही है कि तीर निशाने पे लगा है। अच्छा, लगारी साहब, आपने हाफिज़ साहब को सुना, बातों से क्या अग्री करते हैं? और ये जो पीपल्स पार्टी है और PDM है, इनकी राहें आपको लगता है कि वाकई मुकम्मल तौर पर जुदा हो चुकी हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई चांस ऐसा हो सकता है कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी एहतजाज के लिए मौलाना साहब किसी भी तरह मना लें जरदारी साहब? मुझे लगारी साहब से इजाज़त चाहता हूँ, एक दो जुमले अगर आप इजाज़त दे मैं और कर लूँ। अच्छा हाफिज़ साहब, आप खामोश हो गए थे, मुझे लगा कि शायद आपने अपनी बात मुकम्मल करी। जी प्लीज़ लगारी साहब, वो ज़रा इजाज़त चाह रहे हैं, जी प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि PDM में शामिल जितनी भी जमातें हैं, ये अपोजिशन की जमातें हैं, और पीपल्स पार्टी भी पहले PDM का हिस्सा रही। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपोजिशन का अपोजिशन कर रहा है या हुकूमत का अपोजिशन? वो किसके ख़िलाफ़ है? PDM में शामिल जमातें जो अपोजिशन कर रही है, पीपल्स पार्टी इस अपोजिशन के ख़िलाफ़ अपोजिशन कर रही है। बिलावल भुट्टो को ये ज़िम्मेदारी किसने दी है कि आप PDM को तनकीद का निशाना बनाए, बजाय इसके कि आपने सेलेक्टेड के ख़िलाफ़ निकलना था, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, लेकिन आप बजाय इसके कि हुकूमत का अपोजिशन बने, आप PDM का यानी अपोजिशन का अपोजिशन बन चुके हैं। पहले तो इसकी तस्वीर होनी चाहिए, कौम को बताइए कि आप अपोजिशन के अपोजिशन है या हुकूमत के अपोजिशन है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी क़ियादत, डेमोक्रेटिक जमातों और उनकी क़ियादत, बिलखुसूस मौलाना साहब का यह फ़ैसला है कि हम अपने सलाहियतों को, अपोजिशन जमातों की सलाहियतों को, इनकी काबिलियत और इस्तेदाद को, और ये अपोजिशन का जो हथियार है, मैं अपने अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी अगर कि उनका रास्ता अलग है, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं ये अपोजिशन होगा इस जेली और नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, इस नस्ब करदा शुदा हुकूमत के ख़िलाफ़, इस चोरी शुदा मैंडेट पर जो कड़ी है बैसाखियों पर, इस हुकूमत के ख़िलाफ़। हम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो जाने और उनकी अपोजिशन और हुकूमत जाने। ठीक है जी। लगारी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ज़रा मैं थोड़ा और कहना चाहता हूँ कुछ। लगारी साहब, इनकी बातों से आप किस हद तक अग्रीड हैं? और साथ ही जो मैंने पूछा था कि लगता है कि जी पीपल्स पार्टी और PDM की जो राहें जुदा हैं, आगे जाके कोई ऐसा चांस हो सकता है कि मौलाना साहब जरदारी साहब को शायद मनाने में कामयाब हो जाएँ?
बहुत शुक्रिया फिज़ा। एक तो ये कि मैं होता कौन हूँ कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब की बात का जवाब दूँ। हाफिज़ हमदुल्ला साहब एक मुकम्मल पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान की सेनेट के एक तवील अरसे से रुकन चले आ रहे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और उनका एक वाज़ेह नुक्ता नज़र, उनके नुक्ता नज़र से किसी भी बात से, किसी एक बात से, ज़रूरी नहीं है कि हर बात से इनकार हो, किसी बात से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, पर अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं इख्तलाफ भी करूँ, लेकिन उनका सियासी किरदार या उनका इस सियासी माहौल में किसी भी इशू पर गुफ्तगू करना मेरा ऐसा वो नहीं है कि मैं उनसे इख्तलाफ राय करूँ या मैं कहूँ कि मौलाना साहब ने ये बात गलत की है, क्योंकि मौलाना साहब का एक नुक्ता नज़र है और उस नुक्ता नज़र को रखने का उन्हें हक है और इससे मुझे इख्तलाफ नहीं है। पहली बात यह है कि अपोजिशन बहरहाल हुकूमत के मुखालिफ होती है और जिस तरह से PDM मुखालफत कर रही है इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी मुखालफत कर रही है। हम दोनों मुखालफतों को गलत और जाली नहीं समझते, दोनों मुखालफतें बिल्कुल जायज़ हैं। बेहतर ये होता कि ये इत्तेहाद कायम रहता और आखिर वक्त तक कायम रहता, लेकिन बावजूद वो कायम नहीं रह सका। अगर ये कायम रहता और जिस तरह से वो चल रहा था और बीच में अगर कोई रुकावट ना पड़ती और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ ना होती जिससे इख्तलाफ पैदा हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा नतीजा खेज होता। अब मैं नहीं समझता हूँ कि वैसा ही नतीजा खर्च होगा, क्योंकि जो मौलाना साहब के साथ सबसे बड़ी जमात है वो PMLN है और PMLN वाज़े कह चुकी है कि वो हुकूमत की जो बाकी मादा मुद्दत है उसको समझती है कि उसे हुकूमत में रहना चाहिए और मज़ीद 2 साल काम करना चाहिए। अब आपने इख्तलाफ करना है उनकी हर बात से, वो इख्तलाफ करें, लेकिन हुकूमत के ख़ात्मे की या हुकूमत को हटाने की ये तहरीक वैसे नहीं रही है, ना इसका कोई ऐसा एलामिया अब है। एक प्रोग्राम था जिसमें सारे लोग शरीक थे, ANP भी शरीक थी और पीपल्स पार्टी भी शरीक थी और जो इस वक्त जमातें हैं वो सब शरीक थी और उन्होंने एक कई नुकाती प्रोग्राम दिया था। अब उस प्रोग्राम का पहला नुक्ता ये था कि ये हुकूमत गलत इलेक्शन में धांधली से वजूद में आई है, लिहाजा वो इस हुकूमत के वजूद को तस्लीम नहीं करते और वो इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। अब वो जो खात्मे वाली बात है वो ख़त्म हो गई है। अब वो हुकूमत कैसी भी है इन्होंने कबूल कर लिया है और अपोजिशन की बड़ी पार्टी ने कबूल किया है, PMLN ने कबूल किया है, तो ये मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ख़वातीन, ये एक तासुर इस्टाब्लिश हो गया था कि कराची वाले जलसे में ख़वातीन की आमद को ममनू किया गया है। ये एक तासुर था मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर। और मौलाना ने जब इसकी वजाहत की थी तो मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त जब PDM का इजलास हुआ और उसके बाद मौलाना ने गुफ्तगू की तो उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो सका और उस असरात वही रहे कि ख़वातीन ने नहीं जाना है। चुनांचे एक ही लाइन में चंद ख़वातीन बैठी थी, ख़वातीन की शिरकत बहुत कम थी और अगर तमाम जमातों की ख़वातीन की शिरकत होती तो एक, जब मैं कहता हूँ कि ये हाफिज़ हमदुल्ला साहब से मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर ये तासुर गया है तो उस तासुर को ज़ाहिर होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि जो मौजूदा वाक़यात हो रहे हैं उन वाक़यात में मजहबी अनासर को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हुए हैं या स्कूलों में, मदरसों में तलबा के साथ वाक़यात हुए तो उनमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो आवाज़ें उठती हैं वो उलमा हज़रात के ख़िलाफ़ या मजहबी जमात के ख़िलाफ़ उठती हैं। ये एक मौका था और ऐसे और मौके आएंगे कि आप ख़वातीन में ये एहसास उजागर करें कि हम आपका एहतराम करते हैं और हम ख़वातीन को स्पेस देते हैं। हम चाहते हैं कि ख़वातीन आपकी जो भी हदूद हों, जिस तरह से भी आप चाहते हों कि उनकी शिरकत हो और जिस जगह पर शिरकत हो वो तो होनी चाहिए। और आपको ये उनको मैसेज यही देना है कि भाई हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, उनके वजूद के ख़िलाफ़ नहीं है और उनके
उनके खिलाफ होने वाले तमाम जराइम की मजम्मत करते हैं। वो जराइम, हर तरह के जराइम जो हैं शर्मनाक हैं, ऐसे जराइम नहीं होने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होता कि अगर ख़वातीन इनका ये मैसेज लेकर जाती, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये इस्टेब्लिश हो गया था कि जी PDM के जलसे में ख़वातीन नहीं जाएंगी। ठीक है हाफिज साहब, आपने लगारी साहब को भी सुना। अच्छा हाफिज साहब, फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि हुकूमत तो चाहती है कि जो अपोजिशन है उसके साथ बैठकर इंतखाबी जो इस्लाहात हैं उन पर बात आगे बढ़ाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अपोजिशन के लोगों को हर सूरत मुखालिफत ही करनी होती है। अच्छा, मौलाना साहब का एक बयान है, टीम क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। लगारी साहब आप भी सुनिएगा, हाफिज साहब आप भी सुनिएगा, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा जी, सुना आपने हाफिज साहब। अब इंतखाबी इस्लाहात तो आपके फ़ायदे की बात है, क्योंकि आप भी ये चाहते हैं ना कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो। फिर ऐसा रवैया फजलुर रहमान साहब इस्लाहात को जूते की नोक पर रख रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही, आप प्लीज़ समझाइएगा। आपने मौलाना साहब की जो तकरीर मुझे सुनवाया इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और फवाद चौधरी का आपने जिक्र किया, मैं इससे पहले एक लफ्ज़ और फवाद चौधरी ने की, मेरा कोशिश ये था कि उसका रद्द-ए-अमल मैं दे दूँ, लेकिन अभी आपसे, आपकी चैनल से फ़ायदा उठाते हुए इस गुजारिश के साथ कि फिर ये तो रिकॉर्डिंग है, आगे इसको आपने वो काटना नहीं है, इसमें कटिंग नहीं करना है, एडिटिंग नहीं करना है। फवाद चौधरी ने कहा कि PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत को ख़त्म करने या गिराने के लिए अगर शैतान से उनको फ़ायदा मिले तो ये शैतान से भी इत्तेहाद कर सकता है हमारे ख़िलाफ़। मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि हमारा इत्तेहाद न जिन्नात से है, न शयातीन से है, न शैतान से है। हमारे जो पाकिस्तान की सियासत में तमाम सियासी लोटों का जो सरगना है, सबसे बड़ा लोटा, और उसको आप सबसे बड़ा शैतान भी कह सकते हैं, वो शेख रशीद है। वो तो उनके सफ़ में बैठे हैं। लिहाजा अगर होता शैतान से मेरा इत्तेहाद, मेरी पार्टी का या PDM का इत्तेहाद, तो शेख रशीद फिर यहाँ होता, वहाँ नहीं होता। लेकिन जन्नात की सपोर्ट आपको हासिल है। दूसरी बात यह है कि इंतखाबी इस्लाहात, एक हुकूमत धांधली की गंदगी पर, धांधली की डेर पर कड़ी है, उस हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को मैं कैसे तस्लीम करूँ? और EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वो बज़िद है। आप बताइए, पूरी दुनिया में आधा से ज़्यादा दुनिया ने EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसका तजर्बा करके उनको सरखाने में फेंक दिया कि ये साफ़ और शफाफ नतीजा नहीं दे सकता। आप उन माहिरीन के, पिलडाट के जो बड़े हैं उनका पूछिए। 2017 और 16 में स्पेन से माहिरीन कंसल्टेंट करोड़ों रुपए देकर लाए गए। आप वो रिपोर्ट निकाल के देखिए, उन्होंने सवालात उठाए। आप जो साबिका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है खवान रशीद इरशाद का, उनकी राय सुनिए, वो क्या कहते हैं। और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात पर सवालात उठाएँ, EVM मशीन पे सवालात उठाएँ, और इस्लाहात पर तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 17 ऐसे इस्लाहात हैं जो आइन और क़ानून के ख़िलाफ़ है। और इन इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात के नतीजे में उन्होंने इदारों को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना था। उन्होंने इस इस्लाहात के ज़रिए इलेक्शन कमीशन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को सल्ब करके उनकी इख्तियारात नादरा के हवाले किया है। लिहाजा इस बदनीयत हुकूमत, अब धांधली का कोई और तरीका नहीं। हम ये कहते हैं EVM ये RTS का रिप्ले, इस बार ये धांधली करेंगे EVM के ज़रिए। लेकिन हम इसलिए इस इंतखाबी इस्लाहात के ख़िलाफ़ है, इस EVM के ख़िलाफ़ है कि ये धांधली करने का एक दूसरा हरवा है, एक ड्रामा रचाया जा रहा है। इसलिए हम इसके ख़िलाफ़, इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, लगारी साहब, एक तो ये सवाल, एक क्लिप होगा, टीम ज़रा तैयार रखिएगा, बिलावल जरदारी साहब का, वो क्लिप हम चलाएंगे। लेकिन लगारी साहब, उस क्लिप से पहले एक और सवाल है कि अगर इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगे तो फिर शफाफ जो इंतखाबात हैं उसका मुतालबा पूरा कैसे होगा, ये ज़रा आप समझाइएगा। आप सीनियर तजियाकार हैं, तमाम चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। और साथ बिलावल का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। लगारी साहब ज़रा सुनिएगा।
जी सुना लगारी साहब, ये जो बिलावल हैं वो भी आजकल बड़े जलसे कर रहे हैं, तो आपने सुना उनका ये कहना था कि जी जो पीटीआई है उसके खिलाफ जो असल ऑपोजिशन है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। क्या वो दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि पीडीएम के मुकाबले में पीपल्स पार्टी जो है वो हकीकी ऑपोजिशन है? और इससे पहले जो मैंने पूछा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अगर इसी तरह की बातें होती रहेंगी तो फिर शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा कैसे पूरा हो सकता है? पहली बात जो है कि इस्लाहात हो ना, ये तो इस्लाहात नहीं करना चाह रहे हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन को इतराज हो, जिस पर तमाम अपोजिशन को वो इख्तलाफ हो, जिस पर राय आमा का इख्तलाफ हो, जिसको वो इस्लाहात मानते ही ना हो, जिस पर अपोजिशन भी इस्लाहात ना मानती हो, ये तो खराबी और इंजीनियरिंग की और रिगिंग की और इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की, इलेक्शन को ठगने की अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है कि इलेक्शन चोरी कर लिए जाए एक नए मॉडर्न तरीके से, तो अपोजिशन नहीं मानेगी इस बात को, और ना ही जो फरीक हैं वो मानेंगे। इलेक्शन कमीशन भी इस बात को नहीं मान रहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन के आईनी अख्तियारात आप किसी और इदारे के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं जी हम इस्लाहात कर रहे हैं, तो ये इस्लाहात नहीं है। देखिए आइन बहुत वाज़ेह है, और आइन के अंदर अगर आपने इस्लाहात करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक आइनी रोल है, इलेक्शन कमीशन का काम आइन, उसका दायरा कार आइन तय करता है, हुकूमत तय नहीं करती है। ठीक है, हुकूमत मदद चाहती है कि अपोजिशन उनकी मदद करे ताकि वो इस्लाहात करें, तो इस्लाहात होनी चाहिए। इस्लाहात अगर हों तो वो ज़रूर होनी चाहिए और अपोजिशन को भी मान लेना चाहिए। लेकिन इलेक्शन के नाम पर, इलेक्शन की इस्लाहात के नाम पर अगर कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसके नतीजे में हर हालत में हुकूमत ही जीते, तो फिर अपोजिशन इसके लिए तैयार नहीं होगी। या अगर कोई आईनी रास्तों को खिलांग कर कोई और रास्ता अख्तियार किया जाए तो जाहिर है कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। ये तो हो गई इसकी बात। जो जरदारी साहब का स्टेटमेंट है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसी तरह से पीडीएम कह सकती है कि वो हम ही अपोजिशन कर रहे हैं और कोई नहीं अपोजिशन कर रहा है, और उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन कर रहे हैं, और उन्होंने कम से कम मौलाना का बहुत एहतराम से नाम लिया, और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के बारे में पटवारियों वाली बात की है कि वो नहीं कर रहे हैं। मौलाना के बारे में मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्होंने तो बहुत सी चीज़ें तय की थी ना, आपके सामने है। जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो किसने आकर ये जुर्रू किया था कि सीटें जो हैं वो बैठकर अनअपोज कराई जाएं? क्या हुकूमत और मुस्लिम लीग में बाहमी राब्तों और बाहमी हम आहंगी और बाहमी एक पेज पर होने के बगैर ये ऐसा हो सकता था कि जिस तरह से इलेक्शन हुए ही नहीं पंजाब में और सीटें हर सब पार्टियों को अपने अपनी बराबर मिल गई और वो ले गए अपने लोगों को? दूसरी बात, क्या जो अपोजिशन चला रही है मुंह कि हम हुकूमत को हटाना चाहते हैं, अगर वही अपोजिशन ये कह दे कि नहीं हम हुकूमत को चाहते हैं कि मजीद 2 साल अपने पूरे करे, तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा? यही कहा जाएगा कि सूरत तब्दील हो चुकी है और वो इस बात को अब मान रहे हैं कि हुकूमत रहे। अगरचे मौलाना का मौक़िफ़ अब भी वही है कि हुकूमत नाजायज़ है, गलत तरीके से आई है, इलेक्शन में धांधली हुई है और इनको नहीं होना चाहिए। और लेकिन PMLN का वो तो है दूसरा कि वो एक रास्ता उन्होंने मुफाहमत का खोला है और एक रास्ता मुज़ाहमत का खोला है। अब मुज़ाहमत के दरवाजे को थोड़ा सा बंद किया है और मुफाहमत के रास्ते को थोड़ा सा आगे किया है। अब देखते ही हैं कि नतीजे क्या होते हैं। इसमें मौलाना ना हारने वाले हैं ना जीतने वाले हैं। ठीक है, मौलाना ना हारने वाले ना जीतने वाले। हम भी जरा आगे चलते हैं, आखिरी मिनट है। हाफिज साहब आपका लास्ट कमेंट। देखिए डॉक्टर फिजा, बात यह है कि जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, वो ईवीएम मशीन की बात तो मैंने की। मैंने आपको कहा कि ये RTS का रिप्ले, ये धांधली का एक नया हरबा और नया मंसूबा है। अगर अगली बारी धांधली हुई जिसकी भी पुष्टपनाही हासिल हो, फिर आप देखेंगे कि इस मुल्क में सूरत हाल क्या बनेगी, इस मुल्क में सूरत हाल क्या बनेगी। लिहाजा हम इंतखाबी इस्लाहात के नाम से हो या EVM के नाम से हो, हम धांधली नहीं करने देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब के बारे में पहले भी मैंने कहा कि वो अपोजिशन की अपोजिशन कर रहे हैं या हुकूमत की अपोजिशन कर रहे हैं। उन्होंने PMLN का नाम लिया अगरचे अल्फाज दिगर के साथ, और मौलाना साहब का नाम लिया अगरचे एहतराम के साथ, लेकिन तनकीद तो की उन्होंने। अब अगर अपोजिशन ये है कि सीनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के लिए
सरकारी पार्टी से 4 वोट लेके ये अपोजिशन है। इस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाना है, तो इस किस्म का अपोजिशन फिर बिलावल साहब को मुबारक हो। फिर अगर मैं ये कहूँ कि बिलावल साहब अपोजिशन में है नहीं, पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे में उनकी हुकूमत है, वो स्टेक होल्डर है, लिहाजा एक मिनवजा हुकूमत में, मिनवजा अपोजिशन में है। तीसरी बात यह है कि PDM की प्लेटफार्म से, अपोजिशन की प्लेटफार्म से सदारती इलेक्शन में PDM की जमातें कहाँ खड़ी थी और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी थी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वज़ीरत उज़्मा के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी थी, और जमातें जो अपोजिशन की दिगर जमातें थी जो अभी PDM में, ये कहाँ खड़ी थी। चेयरमैन सीनेट, डिप्टी चेयरमैन सीनेट में वो 7 वोट कहाँ गए। ठीक है जी, ठीक है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब और नज़ीर लगारी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।